राजनीति में कई बार सबसे बड़े घटनाक्रम शोर शराबे के बीच नहीं बल्कि खामोश हलचलों के बीच जन्म लेते हैं। हर राजनीतिक फैसले या संदेश का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया जाता। कई बार एक सुरक्षा काफिला वापस कर देना या किसी अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बना लेना, ऐसे संकेतात्मक कदम भी सत्ता के गलियारों में किसी खुली बगावत से कहीं ज्यादा हलचल पैदा कर देते हैं। झारखंड की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, जो सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में गिने जाते हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। पहले उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था लौटाई, सुरक्षा काफिले की गाड़ियां वापस कर दी, फिर डीजीपी को बार बार पत्र लिखकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। इसी बीच नई दिल्ली में झारखंड सरकार के विजन 2050 से जुड़े बेहद अहम 2 दिवसीय राष्ट्रीय कंसल्टेशन का आयोजन हुआ। राधाकृष्ण किशोर उसी समय दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बाद में उन्होंने कहा, मुझे इस कार्यक्रम का कोई निमंत्रण ही नहीं मिला। इसके बाद उनकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। फिर एक सांकेतिक फेसबुक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने लिखा, आसमान अनंत है, आसमान किसी सांसारिक या भौतिक पद पर टिका नहीं है। मैं सूरज पर मकान बनाकर छाया तलाशने वालों में से नहीं हूं। इसके पहले कैबिनेट की बैठक में 3 मंत्रियों ने वित्त विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। आरोप लगा कि विकास योजनाओं से जुड़ी फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित रखी जा रही हैं। इधर राधाकृष्ण किशोर लगातार प्रशासनिक व्यवस्था और कुछ अधिकारियों के रवैये पर अपनी नाराजगी सार्वजनिक करते रहे। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यही वजह है कि रांची से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में एक सवाल लगातार तैर रहा है, क्या राधाकृष्ण किशोर और हेमंत सरकार के बीच दूरियां अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां आगे कुछ भी संभव है? क्या यह सिर्फ एक मंत्री की नाराजगी है या सरकार के भीतर किसी बड़े पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट का संकेत? क्या आने वाले दिनों में राधाकृष्ण किशोर खुद मंत्रिमंडल से अलग होने का फैसला कर सकते हैं, या परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि सरकार और वित्त मंत्री की राहें अलग होती दिखाई दें? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ दिनों में सामने आए घटनाक्रमों और राजनीतिक संकेतों ने इन अटकलों को नई हवा जरूर दे दी है। आज की इस फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल एनालिसिस में हम एक एक कड़ी को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड की सत्ता के भीतर चल क्या रहा है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद है या आने वाले दिनों की राजनीति का कोई बड़ा संकेत? नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की नाराजगी की शुरुआत कहां से हुई। क्या यह सिर्फ एक सरकारी गाड़ी का विवाद है? क्या यह सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का मामला है या फिर इसके पीछे कहानी कहीं ज्यादा गहरी है? अगर पूरे घटनाक्रम को क्रोनोलॉजी में देखें तो मामला सिर्फ एक वाहन या सुरक्षा का नहीं बल्कि सिस्टम बनाम मिनिस्टर की लड़ाई जैसा दिखाई देता है। राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा में कुल 16 सुरक्षाकर्मी और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी तैनात थे। उनके आवागमन के लिए 3 बोलेरो वाहन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन वित्त मंत्री का कहना था कि इतने जवानों को सिर्फ 3 गाड़ियों में ले जाना व्यवहारिक नहीं है। उनका दावा था कि कई बार सुरक्षाकर्मियों को भेड़ बकरियों की तरह बैठना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसी आपात परिस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम ही नहीं कर सकती। यही वजह है कि उन्होंने झारखंड के डीजीपी को एक नहीं बल्कि अलग अलग समय पर 2 पत्र लिखे। उन्होंने अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उनका कहना था कि ये उनकी व्यक्तिगत सुविधा का नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है। लेकिन यहीं से कहानी ने दूसरा मोड़ लिया। वित्त मंत्री का आरोप है कि उनके पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा अतिरिक्त वाहन देने के बजाय उनके कार्यालय को यह सूचना दी गई कि मौजूदा वाहनों में से भी एक वाहन वापस किया जाए। यहीं से मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा बल्कि प्रेस्टीज इशू बन गया। राधाकृष्ण किशोर ने इसे एक वरिष्ठ मंत्री की गरिमा से जुड़ा विषय बताया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अगर उन्हें अपने लिए गाड़ी चाहिए होती तो वे सीधे मुख्यमंत्री से मांग लेते। उनका विरोध किसी सुविधा के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों के रवैये के खिलाफ है। यानी उनका संदेश साफ था, लड़ाई गाड़ी की नहीं है, गवर्नेंस की है।
यही वजह है कि उन्होंने एक असाधारण फैसला लिया। उन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था वापस कर दी, सुरक्षा काफिले की गाड़ियां लौटा दी। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए। राधाकृष्ण किशोर लगातार ये कहते रहे हैं कि उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं है। वे पुलिस मुख्यालय और प्रशासनिक व्यवस्था के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राजनीति में अक्सर सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि कोई नेता क्या कह रहा है, सवाल ये भी होता है कि उसके कदम क्या संदेश दे रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को अब सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं माना जा रहा, इसे सरकार के भीतर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन और ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों ही नजरिए से देखा जाने लगा है। यानी सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक मंत्री की नाराजगी है या फिर झारखंड सरकार में नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते टकराव की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा? क्योंकि अगर मामला सिर्फ एक अतिरिक्त गाड़ी का होता तो शायद ये विवाद इतनी दूर तक नहीं पहुंचता। लेकिन जब एक वरिष्ठ मंत्री लगातार पत्र लिखे, सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताए, सुरक्षा लौटाए, सरकारी सुविधाएं छोड़ दे, तब ये मामला सिर्फ प्रोटोकॉल का नहीं रहता, बल्कि सत्ता के भीतर रिश्तों और संवाद पर भी सवाल खड़े करने लगता है। अगर आपको लगता है कि पूरा विवाद सिर्फ सुरक्षा और कारकेड तक सीमित है, तो शायद तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा ही आपके सामने है। असल कहानी शायद वहां से शुरू होती है जहां सरकार के भीतर पहली बार सार्वजनिक तौर पर मतभेद सामने आए। कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में एक असामान्य स्थिति देखने को मिली। सरकार के 3 मंत्रियों सुदिव्य कुमार सोनू, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह ने सीधे वित्त विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। आरोप था कि विकास योजनाओं की फाइलें महीनों तक वित्त विभाग में अटकी रहती हैं। अधिकारी बार बार नई आपत्तियां लगाते हैं, अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगते हैं और मंजूरी की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी कर देते हैं। इसका सीधा असर विभागों के कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। यानी पहली बार कैबिनेट के भीतर ही वित्त विभाग सवालों के घेरे में था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी हुई। राधाकृष्ण किशोर ने अपने विभाग का बचाव करने के बजाय पूरे मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत वित्त सचिव को पत्र लिखकर 7 दिनों के भीतर सभी लंबित फाइलों का पूरा ब्यौरा मांगा। साफ कहा कि अगर किसी अधिकारी ने बिना उचित कारण के फाइलें रोकी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी एक तरफ दूसरे मंत्री वित्त विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद वित्त मंत्री अपने ही विभाग के अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं। यहीं से एक दूसरा नैरेटिव सामने आता है। क्या राधाकृष्ण किशोर की लड़ाई वास्तव में सरकार से है या फिर नौकरशाही की कार्यशैली से? क्योंकि पिछले कई दिनों से उनका लगभग हर सार्वजनिक बयान अधिकारियों के रवैये पर केंद्रित रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद घटनाओं ने नया मोड़ ले लिया। 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में झारखंड सरकार का बेहद महत्वपूर्ण नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन आयोजित हुआ। यही वह कार्यक्रम था जहां विजन 2050, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट और राज्य के भविष्य की आर्थिक रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। लेकिन राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली में मौजूद होने के बावजूद इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जब सवाल उठे तो उनका जवाब और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला ही नहीं। अब राजनीति में टाइमिंग भी मायने रखती है और सिंबोलिज्म भी। जिस मंत्री के पास राज्य का वित्तीय रोड मैप है, अगर वही विजन 2050 जैसे कार्यक्रम से बाहर दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि उन्हें जानबूझकर अलग रखा गया। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली में रहते हुए राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। मुलाकात का एजेंडा सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट से कहीं अधिक महत्व दिया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद गठबंधन की राजनीति और सरकार के भीतर बढ़ती दूरी जैसे मुद्दों को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। यानी घटनाएं लगातार जुड़ती गई हैं। घटनाक्रमों पर फिर गौर कीजिए। सुरक्षा लौटाना, कैबिनेट में असहमति के स्वर, दिल्ली में सरकारी कार्यक्रम से दूरी और इसी दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात। क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक संदेश के छोटे छोटे अध्याय हैं?
राजनीति में कई बार सबसे तीखे बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिए जाते, बल्कि सोशल मीडिया की कुछ पंक्तियों में छिपे होते हैं और अनुभवी नेता अक्सर बिना किसी का नाम लिए बहुत कुछ कह जाते हैं। राधाकृष्ण किशोर भी कुछ ऐसा ही संदेश देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में चल रहे कॉन्फ्रेंस के बीच अपने फेसबुक अकाउंट पर जो लिखा वह उनके मन में उठे तूफान का संकेत है। उन्होंने लिखा, आसमान अनंत है, आसमान किसी सांसारिक या भौतिक पद पर टिका नहीं है जो उसका अंत हो जाए। मानव शरीर नश्वर भले ही है, लेकिन उसके अच्छे कृत्य आसमान में चमकते रहते हैं। मैं सूरज पर मकान बनाकर छाया तलाशने वालों में से नहीं हूं। दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्ट के ठीक एक दिन पहले जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राधाकृष्ण किशोर को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मंत्री एक प्रिविलेज्ड क्लास होता है, हर चीज की सीमा होती है। लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट, यानी आसमान भी एक सीमा है। ठीक इसके बाद राधाकृष्ण किशोर का फेसबुक पोस्ट आया। अपने पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, न सरकार, न मुख्यमंत्री, न किसी मंत्री, लेकिन उनकी भाषा ऐसी थी कि राजनीतिक हलकों में इसे जेएमएम नेता की टिप्पणी का सांकेतिक जवाब माना जाने लगा। राजनीति में इसे पॉलिटिकल मैसेजिंग कहते हैं, बिना सीधे टकराव के अपना संदेश पहुंचा देना। इस पोस्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद वह था जहां उन्होंने कहा कि भौतिक पद स्थायी नहीं होते। यानी क्या वे ये संदेश देना चाहते थे कि उनका राजनीतिक वजूद मंत्री पद या सुरक्षा व्यवस्था का मोहताज नहीं है? क्या वे ये बताना चाहते थे कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति की पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके काम और सिद्धांतों से बनती है? इसका जवाब उन्होंने सीधे नहीं दिया, लेकिन उनकी पोस्ट की टाइमिंग और उसके पहले हुई घटनाओं ने इन सवालों को और मजबूत जरूर कर दिया है। याद कीजिए, पहले सुरक्षा व्यवस्था लौटाई, कारकेड वापस किया, फिर दिल्ली के महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम से दूरी, फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात और उसके बाद ये फेसबुक पोस्ट। जब इतने सारे घटनाक्रम लगातार एक दूसरे के बाद सामने आते हैं तो राजनीति में उन्हें सिर्फ संयोग मानना आसान नहीं होता। हालांकि यहाँ एक संतुलित तथ्य भी समझना जरूरी है। राधाकृष्ण किशोर ने अब तक कहीं भी सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने बार बार यही कहा है कि उनकी नाराजगी सरकार से नहीं बल्कि कुछ अधिकारियों की कार्यशैली से है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को दो अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। एक पक्ष का मानना है कि ये पूरी लड़ाई ब्यूरोक्रेसी वर्सेस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की है, यानी मंत्री अपने अधिकार और सम्मान को लेकर खड़े हैं। दूसरा पक्ष इसे सरकार के भीतर बढ़ती राजनीतिक दूरी और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के संकेत के रूप में देख रहा है। सच क्या है, इसका जवाब शायद आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि राधाकृष्ण किशोर ने बिना किसी पर सीधा हमला किए इतना जरूर जता दिया है कि वे अपनी बात कहने के लिए प्रतीकों और संकेतों की राजनीति भी उतनी ही अच्छी तरह जानते हैं जितनी प्रत्यक्ष राजनीतिक बयानबाजी। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पूरा घटनाक्रम कुछ दिनों की नाराजगी तक सीमित रहेगा या फिर ये झारखंड की गठबंधन राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका लिख रहा है? यही हमें इस पूरी कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तक ले जाता है। वैसे इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या राय हैं कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस बेहद खास और फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल एनालिसिस को लिखा था झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी सर ने। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी विकी। शुक्रिया।